हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हमारा डे 1 है और हम 60 डेज़ में अपना सारा सिलेबस कंप्लीट करेंगे, चारों बुक का। ठीक है, तो आज मैं यूनिट 1 कंप्लीट करूँगा। इसकी मैं 2 वीडियो में कंप्लीट कर दूँगा ये चैप्टर, जिसमें हम इसके क्वेश्चन आंसर भी कर लेंगे। जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है वो सब बुक में से देख के, मतलब बुक में जो भी क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको सॉल्व करवा दूँगा और ख़ुद भी कर लूँगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं जीडीपी से। नेशनल इनकम में आपको सब अलग अलग पढ़ाएंगे, पर जो इसका मेन टॉपिक है जो कई बार आ जाता है कॉम्पिटेंसी बेस में, वो है जीडीपी। मतलब इस चैप्टर को पढ़ने के लिए जीडीपी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आपको जीडीपी एक बेस है। ठीक है, आगे आगे चैप्टर में बहुत कुछ होगा, इसलिए हम आपको पहले जीडीपी पढ़ा देते हैं कि जीडीपी क्या होता है। तो जीडीपी इज़ रेफर टू द सम टोटल ऑफ मनी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ डोमेस्टिक बाउंड्री ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। इसका मतलब ये है कि एक पीरियड ऑफ टाइम में हमारी कंट्री के अंदर, डोमेस्टिक बाउंड्री मतलब हमारी कंट्री, जैसे हम इंडिया के हैं ना, तो इंडिया हमारी डोमेस्टिक बाउंड्री होगी। इंडिया से बाहर जाएंगे तो हमारी फॉरेन बाउंड्री हो जाएगी। ठीक है, तो हमारी कंट्री के अंदर कितनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती है, ठीक है, उसको मेजर करने को हम जीडीपी कहते हैं। ठीक है, ये जीडीपी का फॉर्मूला है। जीडीपी इज इक्वल टू प्राइस इनटू क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। ठीक है, जैसे क्वांटिटी ऑफ आउटपुट कितना है, जैसे क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, जैसे टमाटर है, टमाटर की क्वांटिटी क्या है 2 किलो। ठीक है, और प्राइस क्या है 1 किलो टमाटर का 10 रुपये। तो इन दोनों को इंटू करेंगे तो हमारा जीडीपी आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने एक बहुत छोटा सा एग्जांपल दिया था, आपको अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी इस एग्जांपल से। ये फॉर्मूला आपको याद करना है। ठीक है, ईजी तो है, प्राइस इंटू क्वान्टिटी, कि जितनी क्वान्टिटी ऑफ आउटपुट है वो इंटू में प्राइस कर दो। ठीक है, मतलब कितनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, और कितने रुपए में हो रही है। ठीक है, उसी से तो पता चलेगा हमारी जीडीपी क्या है। ठीक है, अब जीडीपी को कौन कैलकुलेट करता है ये सब बताया। तो ये भी बहुत सारी संगठन होती है। जैसे पहली संगठन है मोस्पी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीकेशंस। ठीक है, दूसरी है, इसी के अंदर काम करती है एनएसओ, ठीक है, नेशनल स्टैटिकल ऑफिसर्स। ठीक है, उसके बाद आती है सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो जो सीएसओ है ना, ये हमारी जीडीपी कैलकुलेट करती है, कैलकुलेट जीडीपी एंड नेशनल इनकम। ठीक है, अब हम आगे आ जाते हैं। तो दोस्तों, ये मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, इसको समझाने के लिए हम नए पेज पे चलते हैं। ये रहा। ठीक है, तो जैसे कि हमने इसमें ईयर ले लिए, जैसे मैंने यहाँ पे जो ईयर लिए थे वो ईयर ले लेता हूँ, जैसे 2017, 2018, 2019। ठीक है, और क्वांटिटी भी सेम ले लेते हैं। ठीक है, अब देखो, इसमें प्राइस ले लेते हैं 10 रुपये, इसमें ले लेते हैं 11 रुपये, इसमें ले लेते हैं 20 रुपये। ठीक है, अब आप सोचोगे मैंने दो जीडीपी क्यों लिखा। ठीक है, तो इसका मैं मतलब बताता हूँ। ठीक है, आप पहले आप मतलब समझ लो कि हमने देखा था जीडीपी का फॉर्मूला क्या था, प्राइस इंटू में क्वांटिटी। ठीक है, तो प्राइस क्या है 10 रुपये, क्वांटिटी क्या है 100 रुपये, तो इसका आंसर क्या हुआ 1000। अब यहाँ देखो, क्वांटिटी क्या है 100 रुपये, प्राइस क्या है 11 रुपये, इसका आंसर क्या हुआ 1100। यहाँ पे प्राइस क्या है, मतलब यहाँ क्वांटिटी क्या है 90, प्राइस है 20, तो इसका आंसर क्या हुआ 1800। यही हुआ ना। ठीक है, तो मतलब प्राइस के बढ़ने से ही हमारी जीडीपी भी बढ़ रही है। ठीक है, तो जब प्राइस के बढ़ने से हमारी जीडीपी बढ़ती है तो उसको हम कहते हैं नॉमिनल जीडीपी। ठीक है, इससे आपके 2 कॉन्सेप्ट अभी क्लियर कर दूंगा मैं। ठीक है, नॉमिनल जीडीपी कहते हैं। अब दूसरी जीडीपी, इसमें भी वही फॉर्मूला लगेगा, पी इंटू क्यू। ठीक है, प्राइस इंटू क्वान्टिटी। पर इसमें क्या होता है ना कि जैसे क्वांटिटी के बढ़ने से बढ़ता है ये, जैसे क्वांटिटी 100 है, ठीक है, और प्राइस हमारा 10 है, तो वही 1000। ठीक है, अब हमारी जो क्वांटिटी है 100 है, पर यहाँ पे प्राइस क्या वो 11, पर इसमें करंट पे प्राइस नहीं लेते हम, कि जैसे 2018 की बात करें तो 2018 का प्राइस नहीं लेंगे, इसमें प्रीवियस ईयर का प्राइस लेंगे, मतलब बेस प्राइस लेंगे। ठीक है, बेस ईयर प्राइस। ठीक है, मतलब जो एक प्राइस हमारे स्टार्टिंग में है उसी को कांस्टेंट रखेंगे। ठीक है, तो दोबारा 100 इंटू 10 1000, जैसे 90 होगी, अब हमारी क्वांटिटी कम होगी पर हमारा प्राइस वही 10 ही रहेगा। ठीक है, तो 900। मतलब हमारी क्वांटिटी के चेंज होने से हमारी जीडीपी भी चेंज होती है। ठीक है, अब जैसे आप न्यूज़पेपर वगैरह में देखते होंगे तो वहाँ पे जो हमारी गवर्नमेंट है वो रियल जीडीपी को, इसको कहते हैं हम रियल जीडीपी,
तो इसी रियल जीडीपी को कंसीडर करती है हमारी गवर्नमेंट, ठीक है। तो दोस्तों देखो, ये इसका डिफरेंस है रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी का, ठीक है। मतलब इसमें मैंने ऐसी डेफिनेशन लिख रखी है जो आपको उस टेबल से ही समझ में आ जाएगी। जैसे पहली मैं बताता हूँ, इट रेफर टू अ जीडीपी कैलकुलेट एज बेस ईयर प्राइस, ठीक है। मैंने आपको रियल जीडीपी में बताया था ना कि बेस ईयर प्राइस पे होता है, रुको दिखाता हूँ। ये देखो दोस्तों, जैसे मैंने रियल जीडीपी का एग्जांपल दिया था कि जो प्राइस हमारा 10 रुपये है, तो ये बेस ईयर प्राइस है हमारा, है ना। कि एक बार जो प्राइस है 2017 का, इन तीनों में बेस ईयर होता है, मतलब जो भी इनसे पहले आता है। 2018 से पहले क्या आया 17, 19 से पहले 18 आया, तो ये इसका बेस ईयर हुआ, ठीक है। पर इन तीनों में बेस ईयर क्या हुआ, इन दोनों से पहले क्या आया 2017, तो इन दोनों का बेस ईयर क्या हुआ 2017, मतलब इसका प्राइस क्या हुआ 10 रुपये, ठीक है। तो उसमें बेस ईयर का प्राइस लेते हैं हम, ठीक है। बेस ईयर हुआ 2017 और बेस ईयर का प्राइस क्या हुआ 10 रुपये, ठीक है। तो हम ये लेते हैं रियल जीडीपी में, ये हमारी रियल जीडीपी है, ठीक है। ऐसे ही नॉमिनल जीडीपी की बात करें तो नॉमिनल जीडीपी में क्या करते हैं हम कि 2017 हमारा बेस ईयर है, ठीक है। अभी बेस ईयर है इन तीनों के हिसाब से, पर वैसे देखा जाए तो 2017 करंट ईयर नहीं हुआ हमारा। इन दोनों को भूल जाओ कि अब कुछ है ही नहीं, जस्ट 2017 ही है, तो 2017 ही बेस ईयर हुआ, 2017 ही हमारा करंट ईयर हुआ। तो हमारी जो नॉमिनल जीडीपी है वो 100 × 10 हुई 1000, फिर उसके बाद 2018 आ गया, ठीक है। तो 2018 में जो हमारी क्वांटिटी है वो 100 है, पर हमने बेस ईयर का प्राइस नहीं लिया, 10 भूल गए हमने लिया 11, तो 11 क्या हुआ हमारा करंट ईयर प्राइस, ठीक है। तो 100 × 11 करा 1100, ठीक है। तो हमने क्या करा करंट ईयर प्राइस लिया, इसमें लिख देते हैं करंट ईयर प्राइस, इसमें हमने लिया करंट ईयर प्राइस, ठीक है। ऐसी 2019 की बात करें तो इसमें हमने लिया 20 रुपये, तो यही हमने करंट ईयर प्राइस लिया, ठीक है। तो आपकी जो पहली डेफिनेशन है, ये जो पहली डेफिनेशन मैंने आपको पढ़ाई कि इसमें बेस ईयर प्राइस लेते हैं, सेम वैसे ही यहाँ पे लिखना है, इट रेफर टू अ जीडीपी कैलकुलेट एज करंट ईयर प्राइस। ये मैंने आपको बता दिया कि करंट ईयर प्राइस लेते हैं नॉमिनल में, हैं। अब रियल जीडीपी में मैंने आपको बताया था इट इज़ ऑल्सो नोन एज जीडीपी एट कॉन्स्टेंट प्राइस। हमने वहाँ पे 10 रुपये कॉन्स्टेंट लिए थे ना, बार बार 10 रुपये लिए जा रहे थे, चाहे क्वांटिटी में कितना भी चेंज हो, पर प्राइस तो हमने कॉन्स्टेंट लिया था। ऐसी नॉमिनल जीडीपी में हमने क्या करा था, इट इज़ ऑल्सो नोन एज जीडीपी एट करंट प्राइस। हमने करंट प्राइस लिया था, जैसे 10 से 11 हुआ तो 11 से इंटू करा, फिर 11 से 20 हुआ तो 20 से इंटू करा, तो यहाँ पे कॉन्स्टेंट प्राइस था, यहाँ पे करंट प्राइस है, ठीक है। तो 10 फिर 11 फिर 20, ऐसे ऐसे जितना बढ़ेगा उतना ही प्राइस लेते रहेंगे, ठीक है। तो ये दो तो सिंपल सी आपको अभी याद होगी, ठीक है। तीसरे पे चलते हैं रियल जीडीपी। इसमें रियल जीडीपी का फॉर्मूला लिख देंगे क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, ठीक है। ऊपर जो यहाँ पे लिखवाया था बेस ईयर, ठीक है, यहीं पे लिख देंगे बेस ईयर प्राइस लेवल, मतलब वही फॉर्मूला वही है P/Q, ठीक है। पर इसमें प्राइस कौन सा है बेस ईयर का, तो यहाँ पे लिख देंगे बेस ईयर प्राइस। यहाँ पे भी वही फॉर्मूला है, ठीक है, पर यहाँ पे प्राइस कौन सा है करंट ईयर लेवल, मतलब करंट ईयर प्राइस है, ठीक है। वही फॉर्मूला वही है, पर यहाँ पे जो प्राइस है प्राइस फॉर करंट ईयर, ठीक है। और ये क्वांटिटी हमारी सेम ही रहेगी, ठीक है। उसके बाद इन दोनों में कौन सा बेहतर है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया गवर्नमेंट किसको फॉलो करती है, रियल जीडीपी को। रियल से आपको लग रहा है ना, रियल भाई असली है ये, ठीक है। तो ऐसे आप याद भी कर सकते हो कि ये असली है तो ये अच्छा है, इट इज़ बेटर, ठीक है। एंड मोर रिलायबल इंडेक्स, ठीक है। इंडेक्स मतलब दिखाना, मोर रिलायबल है इंडेक्स, ठीक है। ऑफ अ वेलफेयर ऑफ अ इकोनॉमी, ठीक है। वेलफेयर मतलब हमारी इकोनॉमी के वेलफेयर के लिए ये बहुत अच्छा इंडेक्स है, ठीक है। अगर हम कंपेयर करें नॉमिनल जीडीपी को रियल जीडीपी से, तो कंपेयरली ये नॉमिनल जीडीपी इट इज़ नॉट गुड इंडेक्स, ये अच्छा इंडेक्स नहीं है। किस चीज़ के लिए, हमारी वेलफेयर ऑफ इकोनॉमी के लिए नहीं है ना, क्योंकि बता दिया ये प्राइस के बढ़ने से चेंज हो जाता है, हमारी क्वांटिटी तो बढ़ी नहीं रही ना घट रही, ठीक है। तो एक अच्छा इंडेक्स नहीं है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, वो है जीडीपी डिफ्लेटर, ठीक है। ये बहुत सिंपल सा है, मैं आपको ऐसे समझा दूंगा, आप कभी नहीं बोलोगे, ठीक है। तो जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, जीडीपी डिफ्लेटर इज़ अ रेशो ऑफ नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी मल्टीप्लाई बाय 100। मतलब इसकी जो हमारा फॉर्मूला है इसी से हमने डेफिनेशन बना दी, ठीक है। रियल जीडीपी का फॉर्मूला क्या है, नॉमिनल जीडीपी अपॉन में रियल जीडीपी इंटू में 100, ठीक है। तो वही इधर लिखा है, जीडीपी डिफ्लेटर इज़ अ रेशो, ये रेशो है किसका, नॉमिनल जीडीपी का और रियल जीडीपी का, यही है ना। ऐसे भी तो लिख सकते हैं इसको, नॉमिनल रेशो, ठीक है। रेशो मतलब डिवाइड, यहाँ पे आप नॉमिनल मतलब रेशो की जगह वो भी लिख सकते हो डिवाइडेड बाय
नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी एंड मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई कर दो 100 से, ठीक है। मतलब ख़राब वाली जीडीपी को ऊपर और अच्छी वाली को नीचे, इनटू में 100, ठीक है। तो जैसे एक एग्जांपल दिया है हमने, एक क्वेश्चन लिया है कि नॉमिनल जीडीपी 500 है और रियल जीडीपी हमारी 400 है, तो जीडीपी डिफ्लेटर क्या हुआ, 500 अपॉन में 400 इंटू में 100, 125, ठीक है। दिख रहा है ना आपको 125, ठीक है। तो यही है, ठीक है। अब आपको एक चीज़ और बताते हैं, जीडीपी डिफ्लेटर का एनालाइज भी आ जाता है कई बार पेपर में कि इसको कैसे एनालाइज करते हैं। तो एनालाइज ऑफ जीडीपी कैसे करते हैं, एनालाइज ऑफ जीडीपी डिफ्लेटर, जैसे हमारा प्राइस आया 120, हमारा पीछे आया था 125, ठीक है। तो मैं आपको 125 का बता देता हूँ पहले। तो इसे हम 100 से कंपेयर करते हैं, ठीक है। मतलब ये जीडीपी डिफ्लेटर 100 ही होना चाहिए, अगर 100 से ऊपर होता है, ठीक है, तो इंक्रीज़ हो जाता है। जैसे यहाँ पे आया 125, तो ये 100 से कितना ऊपर है, 100 से कितना ऊपर हुआ, 100 प्लस 25 इजिकल टू 125, तो 100 से क्या हुआ, 25 ज़्यादा हुआ ना, 100 से 25 ज़्यादा, मतलब 25 क्या, 25% ज़्यादा, ठीक है। ऐसे यहाँ पे 120 है, 120 प्राइस लेवल इज़ इंक्रीज्ड बाय 20%, क्योंकि 100 से कितना ज़्यादा, 20 ज़्यादा, 120 है ना, 100 प्लस 20 120, ठीक है। ऐसे ही अगर 100 आ जाए डिफ्लेटर हमारा, तो नो चेंज प्राइस लेवल में कोई चेंज नहीं होता, ठीक है। हमारे ये जो जीडीपी डिफ्लेटर है ये यही इंडिकेट करता है कि हमारे प्राइस लेवल में कितना चेंज आया है, ठीक है। तो इसमें 20% बढ़ के चेंज आया है। जैसे हमारा 97 आ जाए जीडीपी डिफ्लेटर, तो प्राइस लेवल इज़ डिक्रीज बाय 3%, मतलब जो हमारा प्राइस लेवल है वो 3% गिर गया, घट गया, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम अपने दूसरे टॉपिक की तरफ, ठीक है। इसका नाम है एक्सटर्नैलिटी। एक्सटर्नैलिटी बहुत ईजी सा टॉपिक है और एक बार पेपर में भी आया है ये, अभी 2023 वाले में, ठीक है। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि जैसे कि आपने और मैंने मिलके कुछ काम करा, ठीक है, और उसका इम्पैक्ट किसी थर्ड पर्सन पे पहुंच रहा है, ठीक है। तो इसके दो इम्पैक्ट होते हैं, एक गुड इम्पैक्ट, एक बैड इम्पैक्ट, ठीक है। एक मतलब बेनिफिट और एक हार्म, ठीक है। जैसे बेनिफिट इम्पैक्ट क्या हुआ, एग्जांपल देते हैं इसका, गार्डनर, ग्रीनरी वगैरह ये सब, ठीक है। अब जैसे गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने गार्डन बना दिया, ठीक है, ग्रीनरी बना दी, पर उसका बेनिफिट तो हमें भी हो रहा है ना, कि हम गार्डन में घूमने जाते हैं, सुबह सुबह की ताज़ा हवा लेते हैं वहाँ पे, ठीक है। वहाँ के फूल पत्ते, कितनी खुशबू आती है, कितने मज़े आते हैं वहाँ पे घूमने में, तो हमारा गुड इम्पैक्ट हो गया, ठीक है। कि वो काम हमने नहीं करा पर उसका बेनिफिट हम भी ले रहे हैं, ठीक है। हम गार्डन में जाने के पैसे भी नहीं देते, ठीक है। तो ये विदाउट पेइंग द प्राइस एंड पेनल्टी, कोई प्राइस नहीं देना पड़ता, कोई पेनल्टी नहीं देनी पड़ती इस पर, ठीक है। ऐसे हमारे हार्म, क्या हार्म करता है, अब रोडों पे देखो कितना पोल्यूशन हो रहा है, ठीक है। लोग गाड़ी बाइक लेके जा रहे हैं, कितना पोल्यूशन कर रहे हैं रोड पे, तो ये हमें हार्म भी कर रहा है एक तरीके से, है ना। तो एक्सटर्नलिटी के दोनों पार्ट होते हैं, ठीक है, दोनों टाइप्स होते हैं, एक बेनिफिट और एक हार्म, ठीक है। वो कहते हैं ना किसी में किसी की अच्छाई होती है तो किसी की बुराई भी होती है, ठीक है, परफेक्ट कोई नहीं होता, ठीक है। तो जैसे हम आगे आ जाते हैं, अब इसी की डेफिनेशन लिख रखी है, वही जो मैंने आपको बताया वो इसकी डेफिनेशन में दे दिया। इट रेफर टू अ गुड्स एंड बैड इम्पैक्ट ऑन एनी एक्टिविटी विदाउट पेइंग द प्राइस और पेनल्टी, ये जरूर लिख देना, विदाउट पेइंग द प्राइस और पेनल्टी फॉर दैट। मतलब एक ऐसा गुड और बैड इम्पैक्ट देता है एक्सटर्नलिटी जिसमें हमें ना ही कुछ पैसा देना पड़ता है, ठीक है, ना ही उसका प्राइस देना पड़ता है और ना ही कोई उसकी पेनल्टी देनी पड़ती है, ठीक है। दे डू नॉट हैव एनी मार्केट, इसकी कोई मार्केट नहीं होती, ठीक है। ये तो हमें वैसे ही मिल रहा है ना, जैसे गार्डन है, गार्डन की कोई मार्केट थोड़ी होगी, पोल्यूशन है, इसकी कोई मार्केट थोड़ी होगी, लो भाई पोल्यूशन खरीद लो, लाओ भाई 10 रुपये किलो पोल्यूशन ये लो, ऐसा थोड़ी होता होगा। तो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी में यही लिख देना, इट रेफर टू अ गुड इम्पैक्ट बेनिफिट फॉर द एक्टिविटी विदाउट पेइंग द प्राइस, ठीक है। वही डेफिनेशन लिख देनी है, बैड हटा देना, गुड लिख देना, और नेगेटिव आ गया तो गुड हटा देना, बैड लिख देना, ठीक है। 2 तरीके से एग्जांपल दे देना, ठीक है। ऐसी है पॉजिटिव और नेगेटिव, ये सब आप खुद कर लेना, 2024 में आया था ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो दोस्तों हम आगे चलते हैं, अब पढ़ते हैं जीडीपी लिमिटेशन, ठीक है। तो जीडीपी लिमिटेशन का पहला है एक्सटर्नैलिटी। एक्सटर्नैलिटी अभी आपको पढ़ाया क्या होता है, किसी को गुड और बैड इम्पैक्ट पढ़ना, ठीक है। तो एक्सटर्नैलिटी जीडीपी में काउंट नहीं होती। दूसरी चीज़ नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, जो पैसों से रिलेटेड ट्रांजैक्शन नहीं होती, वो भी काउंट नहीं होती। तीसरी चीज़ कंपोजिशन ऑफ जीडीपी। कंपोजिशन का मतलब होता है कि उसके अंदर क्या है, जैसे चाय के अंदर क्या होता है, चाय के अंदर हमें चीनी मिलती है, चाय पत्ती मिलती है, ठीक है, दूध डालना पड़ता है, तो उसके चाय के अंदर क्या हुआ, ये सब हुआ,
ठीक है। जैसे हम मैगी है, मैगी में क्या होता है, मैगी होती है, मैगी मसाला होता है, पानी होता है, ठीक है, ये सब होता है ना। तो कंपोजिशन होता है उसके अंदर क्या क्या है, तो जीडीपी के अंदर सब कुछ है, किसको छोड़ के, एक्सपेक्ट टबैको, ड्रिंक्स, इन सब चीज़ों को छोड़ के, मतलब ये भी हमारी काउंट नहीं होती, ये भी लिमिटेशन है जीडीपी की। चौथी चीज़ आ जाती है ब्लैक मनी। ब्लैक मनी एक ऐसी मनी होती है जिस पे हम टैक्स पे नहीं करते। सिंपल सा याद रखना, जिस पर टैक्स पे नहीं हुआ उसको ब्लैक मनी कहते हैं। कोई तुमसे पूछ ले तो तुम्हें भी यही बोलना है। पांचवी चीज़ आती है हमारी इनइक्वालिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, ठीक है। और छठी चीज़ आती है हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है। इन सबको भी अभी डिटेल में पढ़ते हैं। एक मिनट को आपको दूसरे पेज पे लेके चलते हैं। तो दोस्तों ये रेस का क्वेश्चन कि जो पेपर में आया था, ऐसे डायरेक्ट इन तीनों फॉर्म में क्वेश्चन आ सकता है। एक्सप्लेन द लिमिटेशन ऑफ जीडीपी, ठीक है, या कैन जीडीपी और रियल जीडीपी बी टेकन एज अ एडवोकेट इंडेक्स ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल, एक्सप्लेन द रीजंस। उसमें भी आपको ये लिखना है, ये भी लिमिटेशन ही है। जीडीपी इज़ अ परफेक्ट इंडेक्स ऑफ वेलफेयर, ट्रू और फॉल्स। अगर ये 6 नंबर में आता है तो आपको तब भी यही पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक है। पहले तो ये लिख दो, द जीडीपी इज़ अ इंडेक्स ऑफ अ वेलफेयर ऑफ द पीपल बट इट इज़ नॉट एडवोकेट मेजर ऑफ वेलफेयर बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग लिमिटेशंस, ठीक है। वही अभी आपको जीडीपी की फुल वो बताई थी ना डेफिनेशन, वही लिख देनी है, पर बाद में लिख देना नॉट एडवोकेट मेजर ऑफ वेलफेयर। ये एडवोकेट मेजर नहीं कर पाता वेलफेयर को, ठीक है। वेलफेयर कैसे मेजर कर लेगा ये, ठीक है। तो गुड्स एंड सर्विस कोई मेजर कर पाता है ना, ठीक है। तो यही आपको जो मैंने वहाँ पे पढ़ाया शॉर्ट्स में, एक्सटर्नैलिटी, इनइक्वालिटी, कंपोजिशन, ब्लैक मनी, ये सब पढ़ाया ना मैंने आपको। तो एक्सटर्नैलिटी में भी लिखा है जीडीपी फेल टू इंक्लूड एक्सटर्नैलिटी दैट इफेक्ट द वेलफेयर, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी लाइन पॉपुलेशन। यही जीडीपी फेल्स टू इंक्लूड एक्सटर्नैलिटी, फेल्स होता है एक्सटर्नैलिटी में, ठीक है। दूसरी चीज़ हमारी आती है इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी, जीडीपी फेल्स टू इंक्लूड इनइक्वालिटी if there are the inequality in the distribution of GDP, then even a rise GDP may not rise and the welfare because inequality would make the rich richer and poor poorer। तो हमने पढ़ा है ना कि अमीर आदमी अमीर हो जाता है, गरीब आदमी और गरीब हो जाता है, ठीक है। तो ऐसी इनइक्वालिटीज़ को भी हम जीडीपी में काउंट नहीं करते, ठीक है। तीसरी चीज़ आती है कंपोजिशन ऑफ जीडीपी। जैसे मैंने आपको बताया जीडीपी के अंदर क्या क्या होता है, ठीक है। कंपोजिशन मतलब उसके अंदर क्या क्या है। मतलब देखो मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ कि जो भी नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं ना हमारी वेलफेयर में, वो हमारी जीडीपी के अंदर काउंट नहीं होते, ठीक है। तो जैसे मैंने एक्सटर्नलिटी में बताया, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट होते हैं, ठीक है। इफेक्ट ऑफ वेलफेयर, नेगेटिव एक्सटर्नलिटी, तो नेगेटिव एक्सटर्नलिटी हमारा गुड इम्पैक्ट नहीं है, तो ये भी हमारे में नहीं होगा इंक्लूड, ठीक है। जैसे आप पूछ भी सकते हैं एक्सटर्नलिटी में क्या इंक्लूड नहीं होगा, तो ये लिख सकते हो आप नेगेटिव एक्सटर्नलिटी इंक्लूड नहीं होगी। जैसे इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी में बिकॉज इक्वालिटी वुड मेक, आप ये लिख देना विच रिचर, मतलब रिच रिचर एंड पुअर पुअरर, ठीक है। आपको इनइक्वालिटी में ही लिखना है। तीसरी चीज़ कंपोजिशन में क्या लिखना है, कंपोजिशन में भी वही है, जीडीपी में राइज ड्यू टू राइज इन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के राइज होने से जीडीपी भी राइज होती है, बढ़ती है, मतलब ऑफ दोज गुड्स विच नेगेटिव इफेक्ट ऑफ वेलफेयर, लिक्विड, टबैको, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो लिक्विड मतलब ये ड्रिंक्स वगैरह, और टबैको यही तम्बाकू वगैरह, ठीक है, गुटखा वगैरह, ये सब आप कह सकते हो। तो ये हमारी नेगेटिव इफेक्ट होगी, तो ये वेलफेयर को हार्म कर रही है, तो जो भी वेलफेयर को हार्म करेगा वो जीडीपी में काउंट नहीं होगा। तो तीसरी चीज़ भी हमारी काउंट नहीं हुई, ठीक है। चौथी चीज़ मैंने आपको बता दी ब्लैक मनी क्या होती है। जीडीपी फेल टू इंक्लूड ब्लैक मनी, एग्जांपल इनकम फ्रॉम गैम्बलिंग, इनकम हमारी गैम्बलिंग से हो रही है, ठीक है, तो एक तरीके से ब्लैक मनी हुई ना वो, तो हमारी जीडीपी में काउंट नहीं होगी। और अगर हम टैक्स नहीं भरेंगे वो भी जीडीपी में काउंट नहीं होगी, हमें पता ही नहीं लोगों के पास कितना पैसा है, ठीक है, तो जीडीपी में काउंट नहीं होगी, हमारी जीडीपी बढ़ेगी नहीं, ठीक है, इसलिए वो भी इसकी लिमिटेशन हो जाती है। तो दोस्तों ये मैंने आपको वहाँ पे पीछे पॉइंट पढ़ा दिए सारे, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, तीसरे टॉपिक की तरफ, जो मेन टॉपिक है इनकम, ठीक है। इसका डिफरेंस आ जाता है 3 से 4 नंबर में पेपर में, ठीक है। तो पहले आपको ये बता देते हैं कि इनकम के 2 टाइप्स होते हैं। पहला होता है ट्रांसफ़र इनकम, दूसरा होता है फैक्टर इनकम, ठीक है। इसको मैंने बहुत ही हिंदी में लिख रखा है, फ्री फंड का पैसा, ठीक है, बिना कुछ करे ही पैसा मिल रहा है तुम्हें, ठीक है। जैसे गिफ्ट, पॉकेट मनी, घर वाले देते हैं ना पॉकेट मनी, ले चल खा लियो 100 रुपये चीज़ खा लियो, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ट्रांसफ़र इनकम, ठीक है। इसको हम कहते हैं यूनिलेटरी इनकम।
एक तरफा का पैसा, मतलब एक तरफा पैसा मिल रहा है ना, उसके बदले में तो हम कुछ नहीं दे रहे। जैसे आप अपने पापा से 100 रुपये ले रहे हो, तो अपने पापा को कुछ देते हो क्या तुम? नहीं देते ना, बस कहते हो पापा 100 रुपये चाहिए, वो दे देते हैं, ठीक है। ऐसी ये यूनिलेटरल इनकम होती है। अब हम आते हैं फैक्टर इनकम पे। तो फैक्टर इनकम क्या होती है? मेहनत का पैसा, ठीक है। ये पैसा उसी को मिलता है जो मेहनत करता है। जैसे मज़दूर काम करते हैं, मज़दूरी करते हैं, तो उनको वेजेस मिलती है, ठीक है। अब कोई ट्रेडर है, वो ट्रेडिंग कर रहा है, किसी कंपनी में उसने शेयर उठा रखे हैं, तो उसको इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। अब कोई मान लो मकान बना के किसी ने दिया है, अपना मकान बनाया है, ठीक है, तो वो रेंट लेगा, ठीक है, उसकी रेंटल इनकम हो जाएगी। अब कोई बिजनेसमैन है, उसने अपने बिज़नेस में पैसा लगाया है, तो वो प्रॉफिट कमाएगा, ठीक है। पैसा लगाया और बिज़नेस को रन कर रहा है, ठीक है, तो पैसा कमाएगा। तो अब इसका डिफरेंस में भी यही सब लिखा है मैंने, बहुत ईजी सा डिफरेंस लिखा है, जैसे ट्रांसफ़र इनकम और फैक्टर इनकम। इट इज़ इनकम ऑब्टेन विदाउट प्रोवाइडिंग एनी फैक्टर इनपुट, मतलब बिना कुछ करे ही पैसा मिलना, ठीक है। इनकम ऑब्टेन हो रही है विदाउट प्रोवाइड एनी फैक्टर इनपुट, ठीक है। इसमें भी फैक्टर इनकम में क्या है? इट इज़ द इनकम ऑब्टेन, इनकम ऑब्टेन हो रही है, ठीक है, मे प्रोवाइडेड फैक्टर इनपुट। इनकम प्रोवाइड हो रही है, मतलब इनकम ऑब्टेन हो रही है फैक्टर इनकम प्रोवाइड करने की वजह से, ठीक है। ये पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया, ये दोनों, ठीक है। इसमें हमारी जो इनकम है वो ऑब्टेन हो रही है बिना कुछ करे, इसमें जो हमारी इनकम है वो ऑब्टेन हो रही है कुछ करने के बाद। दूसरी चीज़, इट इज़ वन साइडेड इनकम यूनिटरी कॉन्सेप्ट, ठीक है। जैसे आपको ऊपर बता दिया, जैसे आपके पापा ने आपने अपने पापा से पैसे लिए, तो अपने पापा को कुछ नहीं दिया, पर ये क्या होता है? इट इज़ टू साइडेड इनकम, इसको बोलते हैं बाईलैटरल कॉन्सेप्ट, ठीक है। जैसे मज़दूर है, वो काम कर रहे हैं तो उनको पैसा मिल रहा है, तो वो उन अपनी फैक्टर सर्विसेज दे रहे हैं, उसके बदले में हम उनसे पैसा ले रहे हैं, ठीक है। तीसरी चीज़, इट इज़ अ अनइन इनकम, अनअर्न, अनअर्न, ठीक है, अनअर्न इनकम मतलब बिना कमाई हुई। अर्न मतलब क्या होता है? कमाना, ठीक है, कहीं से अर्न करना। तो ये कहीं से अर्न नहीं करते, ये फ्री फंड में आ जाता है, ठीक है। और ये क्या होता है? इट इज़ अन इनकम, भाई मेहनत का पैसा है तो कमाना ही है ना, कि अपनी मेहनत का पैसा कमाया मैंने, ठीक है। चौथी चीज़ आती है, इट इज़ नॉट इंक्लूड इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम, कि ये जो ट्रांसफ़र इनकम होती है ना, ये हमारी नेशनल इनकम में भी कैलकुलेट नहीं होती। भाई क्यों करेंगे? फ्री फंड का पैसा है, इसको कौन कैलकुलेट करेगा, ठीक है। पर इट इज़ इंक्लूड इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम, ये नेशनल इनकम में इंक्लूड होती है। क्यों होती है? क्योंकि भाई नेशनल इनकम में इंक्लूड होगी ना, क्योंकि सभी तरह के लोग हैं यहाँ पे, काम कर रहे हैं, काम के बदले उनको पैसा मिल रहा है, ठीक है, तो ये नेशनल इनकम में इंक्लूड होगी। पाँचवीं चीज़, एक एग्जाम्पल लिख दो, जैसे गिफ्ट, किसी को गिफ्ट देना, तो उसमें से मान लो गिफ्ट मैंने उसको 100 रुपये दे दिए, तो उसकी 100 रुपये इनकम होगी। फिर डोनेशन, मैंने किसी को डोनेशन दे दी, ठीक है, किसी भी ट्रस्ट में डोनेशन दे दी, ठीक है, ऐसी मैनी मोर्स, ठीक है। इसमें रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ठीक है, ये सब, ठीक है, तो मैंने आपको ऊपर भी बता दिया था, ठीक है। चौथी हमारी मेन टॉपिक, ठीक है, ये भी हमारे 3 से 4 मार्क्स का आता है, ठीक है। ये भी एक वो है, मतलब मैं आपको डिफरेंस दोनों साथ में पढ़ा देता हूँ ताकि याद हो जाए अच्छे से, ठीक है। तो इसे भी पढ़ते हैं। दीज आर दोज वेरिएबल हुज क्वांटिटी कैन बी कैलकुलेटेड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब क्या है ना, कि जैसे देखो ये समोसे वाला है, ठीक है, और यहाँ पे एक समोसे वाला है, और ये मैं हूँ। आज कितनी तारीख है? आज है, जैसे आज है 5 तारीख, ठीक है। तो 5 तारीख को मैं इसके पास गया और मैंने 5 तारीख को इससे एक समोसा लिया, और वो समोसा मैं जब ही खा गया, ठीक है। मैं आपको पर्टिकुलर बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं 5/10/2025 को गया और मैंने समोसा खाया, ठीक है। तो स्टॉक कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, इसमें मैंने आपको पर्टिकुलर पॉइंट बताया ना, कि 5 तारीख को गया, 5 तारीख को ही समोसा खाया, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको एक टाइम बताया कि भाई 5 तारीख 5 तारीख 5 तारीख 5 तारीख बताया ना। ऐसे इसमें क्या है, दिस आर द दोज वेरिएबल हुज क्वांटिटी कैन बी कैलकुलेटेड एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। वही सेम बात कि मैं यहाँ पे एक समोसा है, ठीक है, यहाँ पे मैं हूँ, ठीक है, और मैंने क्या बोला कि 31 मार्च 2024 से लेके
1 अप्रैल 2025 तक मैं इसकी दुकान पर डेली गया और मैंने डेली इसकी दुकान से एक समोसा लिया और खाया। तो मैंने बोला मैंने 1 साल तक ये काम करा, ठीक है। मैं ये भी बोल सकता हूँ मैंने 2 साल तक काम करा, ठीक है। 3 साल तक मैंने यही करा कि भाई मैं इसके पास गया, मैंने समोसा खाया इसकी दुकान से। तो जब भी किसी भी टाइम पीरियड की बात करते हैं हम, किसी बड़े टाइम पीरियड की, कि 1 साल तक डेली ये काम करा, ठीक है। इसमें तो क्या होता है कि एक बार मैंने बता दिया आपको 5 तारीख को भाई ये हुआ। जैसे मैं आपको कोई कहानी सुना रहा हूँ कि भाई मेरे साथ तो ये हुआ था 10 तारीख को, ठीक है। भाई मैं तो वहाँ घूमने गया था 5 तारीख को, ठीक है। भाई मैं तो पैदा हुआ था, ठीक है। बर्थ डेट क्या है मेरी, भाई मैं पैदा हुआ था 2007 में, ठीक है। भाई मैं पैदा हुआ था 2005 में, ठीक है। ऐसे ऐसे तो हमारी जो बर्थ डेट है वो एक एक्यूरेट ही तो है। यूँ थोड़ी कहेंगे हम कि भाई मैं तो पैदा हुआ था 2024 से 25 तक में, यूँ थोड़ी कहेंगे। हाँ, हम यूँ कह सकते हैं हम अपनी मम्मी के पेट में थे भाई 9 महीने, तो वो 9 महीने है, वो भी एक फ्लो हो गया, ठीक है। तो अब इसके हम आगे चलते हैं। तो दे आर द स्टैटिकल इन नेचर। स्टैटिकल मतलब होता है कॉन्स्टेंट, ठीक है। कॉन्स्टेंट ही रहेगा ये नेचर में, कि जैसे 5 तारीख है तो 5 तारीख की तो होगी, 6 थोड़ी हो जाएगी। मैं 5 तारीख की बात बता रहा हूँ तो आप 6 तारीख की थोड़ी सोचोगे। और दे आर द डायनेमिक इन नेचर। तो डायनेमिक क्या है, ये चेंजेबल है, ठीक है। कि 2024 से लेके 25 तक बीच में कुछ ऐसा भी हुआ होगा कि मैंने नहीं खाया होगा समोसा, हम चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। पर मैंने बात बोलने पे तो बोल दी कि हाँ भाई मैंने तो डेली खाया है 1 साल तक, तो ये चेंजेबल है, ठीक है। तीसरी चीज़, दे डू नॉट हैव एनी टाइम डायमेंशन। इसमें कोई टाइम डायमेंशन नहीं होती। डायमेंशन मतलब एक पीरियड, इसमें कोई पीरियड नहीं है, इसमें एक पर्टिकुलर पॉइंट है। 5 तारीख को करा भाई 5 तारीख को करा, पर इसमें क्या है, टाइम डायमेंशन है, पूरा एक पीरियड है कि मैंने 1 साल तक यही काम करता रहा, ठीक है। इसका एग्जांपल आ गया, इसका एग्जांपल बैलेंस शीट। बैलेंस शीट सिर्फ एक बार बनती है, ठीक है। वेल्थ, नेशन, कैपिटल, ओपनिंग, क्लोजिंग स्टॉक, ये सब एग्जांपल है इसका। हमारा फ्लो कॉन्सेप्ट का जीडीपी, इनकम सेविंग, पीएनएल एक्सेट्रा, ठीक है। जीडीपी हमारा यही हमने आपको बताई थी, ये पूरे साल का कैलकुलेट होता है जीडीपी, ठीक है। इनकम सेविंग ये भी हमारे पूरे साल का कैलकुलेट होता है, ठीक है। और यही हमारा पीएनएल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये भी पूरे साल का ही ऐसे कैलकुलेट होता है, ठीक है। हम आ जाते हैं अपने छोटे छोटे 2-4 टॉपिक्स हैं इनकी तरफ। जैसे मनी फ्लो क्या होता है, तो मैं आपको एक वो बताता हूँ पूरा, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, फिर आपको पूरा समझ में आ जाएगा। दोस्तों देखो, इससे क्लियरिटी करते हैं आपको। तो 4 सेक्टर इकोनॉमी होती है हमारी, ये 4, हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट, फॉरेन, ठीक है। तो हमारी जो सिलेबस है उसमें सिर्फ ये 2 इकोनॉमी है, हाउस होल्ड और फर्म, ठीक है। इसको मैंने आपको ऊपर डिफाइन करा है। तो जैसे देखो, ये हमारी फर्म है, ये हमारी हाउस होल्ड है, ठीक है। तो जैसे फर्म ने क्या करा, हाउस होल्ड से बोला कि भाई मेरे पास पैसा है, तुम मेरे को काम चाहिए, मतलब मैं अपनी एक बिल्डिंग खोल रहा हूँ, मेरे को काम चाहिए, तुम काम करने वाले चाहिए मतलब मेरे को, ठीक है। तो इनने बोला भाई हम काम करने वाले हैं, आपकी कंपनी में हम काम करेंगे। तो जैसे इसमें काम करने वाले कौन कौन हुए, ठीक है। तो लेबर हो गए, ठीक है। और बिल्डिंग बनाने के लिए क्या चाहिए, उन्हें लैंड चाहिए, तो लैंड ले लिया इनने, ठीक है। और मतलब और भी बहुत सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। तो ये सब लेने के बदले में फर्म उन्हें क्या देगी, पैसा देगी। तो क्या देगी, फैक्टर पेमेंट। तो पहला हमने क्या दिया, फैक्टर सर्विस दी फर्म को, फर्म ने क्या दिया, फैक्टर पेमेंट। क्या दी फैक्टर पेमेंट में, लेबर को दे दी वेजिस, लैंड के बदले क्या दिया उन्हें, प्रॉफिट नहीं, लैंड के बदले उन्हें दिया रेंट। भाई लैंड देंगे किराए पे तो रेंट ही तो देंगे, ठीक है, एक्सेट्रा, ठीक है। तो 2 चीज़ें मैंने आपको बढ़ा दी, ठीक है। तीसरी चीज़ पे आ जाओ कि अगर इनके पास पैसा आया हाउस होल्ड के पास, तो हाउस होल्ड इनसे फर्म से क्या करेंगे, भाई मेरे को कुछ खाने के लिए भी तो चाहिए, गुड्स तो चाहिए मेरे को, तो कहाँ से खरीदूँगा, फर्म तो यही है, बना तो यही है। तो मैं क्या करूँगा, जो मेरे पास पैसा आया उससे मेरे को जो चाहिए वो मैं इसी फर्म से ख़रीद लूँगा। तो मैं करूँगा कंजप्शन एक्सपेंडिचर, मतलब एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है, खर्चा करना। तो मैं इस पर खर्चा करूँगा फर्म पे, फिर दोबारा फर्म के पास पैसा आ गया, ठीक है। अब फर्म के पास पैसा आया तो फर्म इन्हें गुड्स एंड सर्विसेज दे देगी पैसों के बदले, ठीक है। तो आपने देखा कि पैसे कहाँ यूज़ हो रहे हैं। एक तो फैक्टर पेमेंट करे जब इनने पैसा दिया, ठीक है, ठीक है। अब हाउस होल्ड क्या कर रहा है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर, तो ये पैसा दे रहा है तो फर्म ले रहा है, पैसा लेना, ठीक है। तो 2 चीज़ें हुई जिसमें
जैसे कि मैं आपको यहाँ बताऊँ कि सेकंड फैक्टर पेमेंट, ठीक है, और हमारी थर्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ठीक है। इन दोनों में क्या हुआ, पैसे की बात हुई, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा इसका मतलब क्या है अभी, ठीक है। और पहले और चौथे में क्या हुआ, पहले और चौथे में क्या हुआ, फिजिकल फ्लो की बात हुई, मेहनत करी ना उन्हें, उसकी वजह से पैसा मिला उन्हें, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने पेज की तरफ। मनी फ्लो क्या होता है, इट रेफर टू अ फ्लो ऑफ मॉनिटरी एंड नॉमिनल, मतलब मनी फ्लो को कहते हैं नॉमिनल फ्लो, ये भी कहते हैं इसको, ठीक है। ट्रांजैक्शन ऑफ इकोनॉमी, ठीक है, इट रेफर टू अ फ्लो ऑफ मॉनिटरी ट्रांजैक्शन ऑफ इकोनॉमी। मॉनिटरी ट्रांजैक्शन मतलब पैसों की ट्रांजैक्शन, पैसों की ट्रांजैक्शन कौन सी है, दूसरी और तीसरी, फैक्टर पेमेंट, कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इसमें पैसा आया दिया, ठीक है। तीसरी चीज़ रियल फ्लो, इसको हम फिजिकल फ्लो भी कहते हैं। इट रेफर टू अ फ्लो नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शन इकोनॉमी, जिसमें हम इकोनॉमी की ट्रांजैक्शन के बारे में बात करते हैं, जिसमें नॉन मॉनिटरी होती है, पैसों की कोई ज़रूरत नहीं होती। जैसे इनने फिजिकल अपनी मेहनत करी तो मेहनत के बदले पैसा मिला, ठीक है। तो आप समझ रहे हो कि मतलब मेहनत करी उनने पैसा थोड़ी दिया, उन्हें तो मेहनत करी, ठीक है। तो नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शन हुई, इसमें कोई पैसा नहीं देना पड़ा उन्हें और पैसा बल्कि मिला उन्हें, ठीक है। तो यही है, इसमें लिख देंगे इट रेफर टू द फ्लो ऑफ नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शन, इसमें लिख देंगे इट रेफर टू द फ्लो ऑफ मॉनिटरी ट्रांजैक्शन इन इकोनॉमी, ठीक है। आगे चलते हैं, अब आगे हमारा तीसरा या दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, ये शायद तीसरा चैप्टर है। तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ सिंपल सी बात, ठीक है। तो जैसे हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं ना, तो आपको पहला टॉपिक पढ़ाता हूँ, ग्रोस से नेट पे जाने के लिए। ग्रोस मैंने देखो कैसे याद करा है कि ग्रोस मतलब कच्चा माल, ऐसे याद करा मैंने, तो ग्रोस मतलब कच्चा, ठीक है। कच्चा मतलब मैंने समझ लिया उस कच्चे माल में सब कुछ है, ठीक है। तो उस कच्चे माल में से डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। डेप्रिसिएशन क्या होता है, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल भी बोलते हैं इसे, ठीक है, और करंट रिप्लेसमेंट भी बोलते हैं। डेप्रिसिएशन वो होता है कि टाइम के हिसाब से किसी भी चीज़ का प्राइस कम होता जाता है, उसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो अभी तो ग्रोस है, कच्चा माल है, तो अभी थोड़ी इसका प्राइस कम हुआ, अभी तो ये बना है, पर जब बना है उसके बाद ये नेट पे जाएगा तो इसमें से डेप्रिसिएशन हम माइनस करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि अभी तो कच्चा माल है, पर इतने दिनों बाद यहाँ नेट तक जाएगा बिकने के लिए, ठीक है। तो जब ये बिकने जाएगा, जब इसमें से इतना टाइम लग गया यहाँ से यहाँ तक आने में, तो उसमें डेप्रिसिएशन तो माइनस होगा ना, ठीक है। अब नेट है भाई, उसके बाद नेट है, अब ये नेट से वापस ग्रोस में जा रहा है। सोचो यहाँ से यहाँ तक गया था तो माइनस डेप्रिसिएशन हुआ था, ठीक है, क्योंकि नेट में गया था। अब नेट से वापस वहीं बैक हो रहा है, ठीक है। अब बैक हो रहा है तो ये जो डेप्रिसिएशन है प्लस हो जाएगा, फिर वापस ग्रोस हो जाएगा। ग्रोस कब होगा, कि वो इसमें डेप्रिसिएशन भी इंक्लूड होना चाहिए जब मैं ग्रोस मान लूँगा। तो नेट से ग्रोस में जाने के लिए डेप्रिसिएशन को प्लस कर देते हैं। दोस्तों हमारा प्रैक्टिकल पार्ट है, ठीक है। अभी ये 2-4 चीज़ें आपको समझ में आ गई ना, तब कोई सब कुछ A to Z समझ में आ जाएगा। आप यूँ लगाओगे वो बेटे इतनी आसानी से हो रहा है, ठीक है। तो जैसे मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। तो जैसे NNPFC ये होता है हमारा नेशनल इनकम, ठीक है। तो और ये है NDPFC, इसको ले लेते हैं MP, ठीक है। तो जैसे आपको ऐसे क्वेश्चन आएंगे पेपर में, ठीक है। चलो मैं ले लेता हूँ उसको, एक मिनट, मैं इसको ले लेता हूँ GDP एट MP, ठीक है। इससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। इस G का मतलब है ग्रोस, ठीक है। इस D का मतलब है डोमेस्टिक, इस P का मतलब है प्रोडक्शन, ठीक है। इस MP मार्केट प्राइस, ठीक है। इस N का मतलब है नेट, ठीक है। अब ग्रोस से नेट पे जाना है, ग्रोस में सब कुछ है, ठीक है। अभी इसमें कुछ नहीं लगा हुआ, ग्रोस से नेट में जाएंगे, ठीक है, माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक है। ग्रोस से नेट में गए तो यहाँ से यहाँ तक जाने में डेप्रिसिएशन घट गया। D डोमेस्टिक, और ये है हमारी नेशनल इनकम। डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए, नहीं नेशनल इनकम नहीं है, नेशनल है बस। डोमेस्टिक हमारी कंट्री, नेशनल फॉरेन कंट्री। तो डोमेस्टिक से नेशनल जाने में तो एक वर्ड आता है NFIA, ठीक है। NFIA इसको कैसे करते हैं ये मैंने आपको यहाँ बताया है।
तो डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए NFIA मतलब होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो इसका फॉर्मूला है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इसका फॉर्मूला है फीफा माइनस फीटा। फीफा मतलब फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है, और फीटा फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। मतलब फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम कोई ऐसी इनकम जो अब्रॉड से आई हो, ठीक है, और कोई ऐसी इनकम जो अब्रॉड में देनी हो हमें, ठीक है। जैसे हम काम कर रहे हैं अब्रॉड में, तो अब्रॉड से हमारे पास पैसा आया और हम इंडिया आ गए, ठीक है, या हमारा कोई बिज़नेस सेटअप है वहाँ पे और हमारा उस कंट्री से पैसा आ रहा है, तो वो फ्रॉम इनकम होगी। और मान लो उनके यहाँ का हमारे पास हमारी कंट्री में है, जैसे एप्पल है, एप्पल का जो रेवेन्यू है वो कहाँ जा रहा है, अमेरिका में, क्योंकि वहाँ का जो मतलब एप्पल का जो मालिक है वो कहाँ है, एप्पल कंपनी का जो मालिक है वो अमेरिका में है, तो यहाँ का रेवेन्यू वहाँ जा रहा है, तो फैक्टर इनकम टू अब्रॉड होगी। यहाँ की इनकम, हमारी डोमेस्टिक कंट्री की इनकम वहाँ जा रही है, ठीक है, क्योंकि कमा तो कहाँ रहा है, डोमेस्टिक कंट्री में। तो डोमेस्टिक कंट्री में से जब वो कमा के नेशनल में जाता है, मतलब डोमेस्टिक से कमा के नेशनल में जाता है, तो उसमें NFIA प्लस होता है। क्यों प्लस होता है? तो NFIA का मैंने आपको बता ही दिया ना कि NFIA क्या होता है, जो गया और जो आया, ठीक है, जो मतलब फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम अब्रॉड से आई, जो से आई और उसमें से माइनस करते तो जो दिया, मतलब पहले लेना है फिर देना है, ठीक है, समझ रहे हो ना, पहले लो फिर दो, ठीक है, तो आपने ले लिया पहले फिर दे दिया, ठीक है। तो NFIA का मतलब यही है, पहले ले लिया उसमें से माइनस कर दिया जो दे दिया, अब आपके पास क्या बचा, NFIA। तो डोमेस्टिक इनकम में लेना देना हो गया, तो लेना देना होने के बाद जो हमारी इनकम बची, ठीक है, उस इनकम को हम प्लस कर देंगे, NFIA जो हमारी बची उसको प्लस कर देंगे, तो नेशनल पे पहुंच जाएंगे, नेशनल इनकम में पहुंच जाएंगे, ठीक है। और अगर नेशनल इनकम में से वो माइनस कर देंगे तो डोमेस्टिक इनकम में पहुंच जाएंगे, ठीक है। अब ऐसे ही यहाँ पे मैंने आपको बताया डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है, ठीक है, डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है, तो मैंने आपको बताया डोमेस्टिक है, ठीक है, उसमें नेशनल में जाना है। आप ये सोच लो ना, डोमेस्टिक, भाई डोमेस्टिक हमारी कंट्री है, किसी दूसरी कंट्री में जाने के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए, तो हम अपनी थोड़ा बहुत पैसा दे देंगे मतलब NFIA दे देंगे, ठीक है, लेना देना चलता है, लेना देने के बाद जो बचा वो हम नेशनल में दे देंगे, तो हम वहाँ पे अपनी दूसरी कंट्री में पहुँच सकते हैं, ठीक है। अब दूसरी कंट्री में पहुँच के सब कुछ हो गया, अब मार्केट प्राइस पे आते हैं, P हमारा कांस्टेंट रहता है, ठीक है। अब मार्केट प्राइस पे आते हैं, अब मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट, F = फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस हमारा क्या है और उसके बाद फैक्टर कॉस्ट हमारी क्या है, ठीक है, तो उसको भी यहाँ समझते हैं। फैक्टर कॉस्ट होती है हमारी कि हमारा प्रोडक्शन करने में हमें कितना पैसा लगा, मार्केट प्राइस की हमारा वो जो प्रोडक्शन है, जो हमारा आउटपुट है वो कितने रुपए में बिक रहा है, ठीक है। तो इसमें होता है NIT और NIT प्लस माइनस। तो NIT का मतलब होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो आजकल तो पता है इंडिया में कितना टैक्स लग रहा है यार, बहुत टैक्स लेते हैं इंडिया वाले, ठीक है। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स में आती है दो चीज़ें, IT माइनस सब्सिडी, ठीक है। IT मतलब होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। सब्सिडी होती है हमारी जो हमें मिल जाती है, सब्सिडी कई बार नहीं मिलती, सिलेंडर वगैरह पे मिल जाती थी पहले, ठीक है, मैंने तो यार सिलेंडर भी देखी थी, ठीक है। तो बाकी किसानों को भी मिल जाती है सब्सिडी वगैरह, ठीक है। तो इसमें होती है IT माइनस सब्सिडी। तो IT हमारा इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, ये दोनों आपको क्वेश्चन में गिवन होते हैं, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, अगर फैक्टर कॉस्ट पे हैं हम, तो हमारा प्रोडक्शन अभी अभी हुआ है, तो इसमें कोई हमारा टैक्स वगैरह लगेगा, नहीं लगेगा। पर अगर इसी प्रोडक्शन को, इसी जो हमारा प्रोड्यूस, मान लो हमें टमाटर प्रोड्यूस करें, टमाटर बनाए हैं, मतलब अपने खेत में टमाटर उगाए थे, तो अभी थोड़ी टैक्स लग गया, पर टमाटर को हम मार्केट में बेचेंगे तो उस पर टैक्स लगाएंगे, तो NIT प्लस कर देंगे। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाने में हम अपनी NIT प्लस कर देंगे, पर दोबारा से वो कर दो, रिवर्स कर दो, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने पे NIT माइनस करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज मैंने आपको ये सब कुछ बता दिया, अब नेक्स्ट पार्ट भी डालता हूँ, उसका पार्ट 2। तो अभी पार्ट 2 पढ़ते हैं हम, ठीक है। ये पार्ट में आपको इतना कुछ बता दिया गया है कि आपके 3 चैप्टर कवर हो गए। अब आपको तीनों चैप्टर के, जो तीसरा चैप्टर है उसके जब आप क्वेश्चन आंसर करोगे, उसमें ऐसी ऐसी चीज़ें दे रखी है कि ये सब बताना है आपको, ऐसा दे देंगे, ऐसा दे देंगे, इसमें बोल देंगे डेप्रिसिएशन बताओ, ठीक है, या बोल देंगे GDP एट MP बताओ, ये गिवन कर देंगे,
ठीक है। ऐसे ऐसे आपको क्वेश्चन मिलेंगे, वो सब आपको करने हैं दोस्तों। ये 2 चीज़ें और जान जाओ, NDP एट FC होता है डोमेस्टिक इनकम, ठीक है, और ये होती है हमारी नेशनल इनकम, ठीक है। ये हमसे डायरेक्ट पूछ लेंगे कि नेशनल इनकम बताओ, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है NNP एट FC, दूसरा लगाना है NDP एट FC अगर डोमेस्टिक इनकम पूछे तो, ठीक है। तो अब पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।